हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो काइनेमेटिक्स होगा। काइनेमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं एग्जामिनेशन में। हम उनके कुछ शॉर्टकट मेथड चाहेंगे ताकि हम इजीली क्वेश्चंस को बना पाए। तो हमारा जो टॉपिक है वो है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स के अंदर हम पहले बेसिक बातों की बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था डिस्टेंस क्या होती है। तो डिस्टेंस के केस में हम जानते थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस के केस में हम बात करें तो डिस्टेंस के केस में हम बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट की जो भी एक्चुअल पाथ की लेंथ होगी, जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है और वो किसी ए पॉइंट से यहाँ से चला और इस पॉइंट बी पे पहुंचा, तो ये जो एक्चुअल पाथ उसने जो ट्रेवल किया है ये उसकी डिस्टेंस होगी। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जो हम मिला दें तो वो जो शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है, शॉर्टेस्ट पाथ जो भी कवर करता है ऑब्जेक्ट, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और ये हमेशा हम इनिशियल पॉइंट और फाइनल के पॉइंट के बीच में देखते हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में देखते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे अगर मूव कर रहा है तो वो उसके लिए डिस्टेंस को मेजर करेंगे, क्योंकि ये एक्चुअल पाथ की जो लेंथ होगी वो डिस्टेंस होगी और डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा शॉर्टेस्ट पाथ। कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस जो होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के। मतलब डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम ही रहेगा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे कैरी भी कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, बट हम ना इसके अंदर कुछ ऐसी बातें करेंगे। ये वेक्टर है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम जो पढ़ने वाले हैं ये कुछ ज़्यादा हमारे लिए कुछ 2-4 क्वेश्चंस इनमें इजीली हो जाते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है इक्वेशन ऑफ मोशन, जो भी हमने बात की है। तो हम बात करेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हमने वेलोसिटी डिफाइन की, तो मैं सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाता हूँ। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको सबको पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों ने सीखी है, और वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। नाउ अगर nth डिस्टेंस के केस में पूछा जाए, nth डिस्टेंस के केस में पूछा जाए तो ये वैल्यू हो जाएगी u प्लस ए बाई टू 2n-1, यानी यहाँ पर ये nवीं सेकेंड में चली गई डिस्टेंस है। कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है nth सेकेंड के अंदर, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो हम इन्हीं एप्लीकेशंस को यूज करने वाले हैं। ये सब हम मोशन इन वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, और मोशन इन वन डायमेंशन में कई सारे जो न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं उन पे ही बेसिक बातें हम करने वाले हैं। तो जो न्यूमेरिकल जो किए जाते हैं, जो न्यूमेरिकल जो जनरली पूछे जाते हैं वो क्या है, सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ये इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन बोला गया कि व्हेन ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सो इट विल बी u इज इक्वल टू 0। u को 0 लेकर हम यहाँ पे v निकाल सकते हैं, v इक्वल टू 80। हमें डायरेक्ट अप्लाई करना है समय की बचत करते हुए, और यहाँ पे टाइम को बिल्कुल कैलकुलेट रखना है अपने दिमाग में ताकि इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस u की जगह 0 रख दिया हमने, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ से हमने कुछ इक्वेशंस बनाई है। इन इक्वेशंस को हम तब यूज करेंगे जब हमें यहाँ पे दिया हुआ होगा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से चलता है तो उस केस में हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। nth डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो nth डिस्टेंस के केस में हो जाएगा फॉर्मूला a/2 2n-1। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हमें यूज करना है। अगर हमें टाइम पूछा जाए, तो अगर हमें यहाँ से टाइम पूछा जाए और डिस्टेंस दी जाए तो t इज इक्वल टू डायरेक्ट हम यूज करेंगे √2s/a। और अगर हमें यहाँ से भी अगर फाइनल वेलोसिटी दी जाए और डिस्टेंस पूछी जाए तो हम लिख सकते हैं v स्क्वायर बाई 2a। तो ये सारी एप्लीकेशन हमें अप्लाई करनी पड़ेंगी। टाइम यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से प्रॉब्लम पूछी गई है आपसे। अच्छा, नेक्स्ट इसी के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर ये लीनियर मोशन की बात कर रहे थे हम। इसके बाद हम जो बात करेंगे नेक्स्ट वो क्या है, उसकी बात हम कर लेते हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं वो है बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं कि अगर मोशन अंडर ग्रेविटी का कोई क्वेश्चन आ जाए तो उस केस में उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। तो मोशन अंडर ग्रेविटी हम बात करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो देखो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, बेसिक बातें हैं। अगर किसी बॉल को, मान लो कोई बॉल है और उसको आपने ना नीचे से ऊपर फेंकना है, तो अगर कोई बॉल है उसको हम बॉटम टू
अप डायरेक्शन में अगर उसको थ्रो करते हैं तो उस केस में हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें -g लेना पड़ेगा। उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g लेना पड़ेगा और वहाँ से हम इस इक्वेशन को ले सकते हैं। पहली इक्वेशन लिखी जाएगी u - gt और दूसरी s की जगह h रख देते हैं। h इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से ut -हाफ gt² और अगर हम बात करें तीसरी इक्वेशन की तो वो हो जाएगी u², यहाँ से आ जाएगी u² - 2gh। तो ये कुछ इक्वेशन है जो हमें अप्लाई करनी है। कब? जब क्वेश्चन में क्या दिया जाए, जब आपको बोला जाए कि किसी बॉल को नीचे से ऊपर थ्रो किया गया है तो मोशन अंडर ग्रेविटी, ये सारी इक्वेशंस अप्लाई करनी है। नाउ इन इक्वेशंस को हम अप्लाई कर करके भी देखेंगे अभी, और वो क्वेश्चंस भी इन पे करने वाले हैं हम। अगर सिचुएशन सेकंड ऐसी दी गई हो, सेकंड सिचुएशन अगर ऐसी दी गई हो कि बॉल को थ्रो किया गया है इस तरीके से, तो इस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम +g लेंगे। अगर किसी बॉल को आप किसी पर्टिकुलर हाइट से ऐसे थ्रो करते हो, रिलीज करते हो, तो उस केस में u को हम, अगर यहाँ पे भी देखो इक्वेशन में हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम रे उसको छोड़ दिया गया है, u ड्रॉप कर दिया गया है, तो वहाँ पे भी हम इक्वेशंस बना सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो a इज इक्वल टू +g, यहाँ से हमारी पहली इक्वेशन आ जाएगी v इज इक्वल टू u + gt और s की जगह हम h लिख देंगे, तो ये आ जाएगा ut + ½ gt² एंड फाइनली v² इज इक्वल टू u² + 2gh। तो दीज आर द बेसिक इक्वेशन विच कैन अप्लाई डिफरेंट टाइप ऑफ इलिस्ट्रेशन। अगर वो हम देखें, सपोज दैट कि आपको ये यहाँ पे बोला जाता है ड्रॉप कर दिया गया है, ठीक है, एज ए ड्रॉप, जब बॉल को किसी को ड्रॉप किया गया है तो उस केस में हमें u को क्या लेना है, 0 लेना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम u को 0 ले लेंगे। जब हम u को 0 ले लेंगे तो वही तीन इक्वेशन हमें लेनी है, v = gt, h इज इक्वल टू आ जाएगा ½ gt² और यहाँ से आ जाएगा v² इज इक्वल टू 2gh। सो v इज इक्वल टू डायरेक्ट हम यूज करेंगे वहाँ पे √2gh, डायरेक्ट हम एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ से अगर टाइम कैलकुलेट करवाया जाए तो इट विल बी आ जाएगा 2h/g और टाइम यहाँ से निकाला जा सकता है, तो टाइम यहाँ से भी निकाला जा सकता है v/g। तो ये इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं जब भी आपको क्वेश्चन में जिस तरीके की सिचुएशन गिवन है उस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम केवल न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, न्यूमेरिकल हम अप्लाई करना सीखेंगे कि कैसे हम न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे एग्जांपल भी दिए जाते हैं आपको, जैसे कि एग्जांपल की बात करूं मैं तो आपसे अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया कि भी पहले सेकंड, फर्स्ट सेकंड, सेकंडवे सेकंड और थर्ड सेकंड में अगर आपसे डिस्टेंस वैल्यू पूछी जाए, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को आप लिख सकते हो, आपके पास ये फॉर्मूला था u + a/2 2n-1, यहाँ से लिख देंगे तो हमारे पास पहले डिस्टेंस की बात करेंगे s1, और ये क्वेश्चन में बोला गया हो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर हमें इसे रेस्ट में से देखना है तो हम देखो यहाँ पे u की वैल्यू को 0 कर देंगे और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a/2, n की जगह 1 पुट कर दो तो a/2 ही रहेगा। s2 की वैल्यू अगर हम बात करें a/2, n की जगह 2 पुट कर दो, ये आ जाएगा 3a/2 एंड s3 की अगर बात करें, थर्ड सेकंड की बात करें, तो उस केस में जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी 5a/2। हमें इन तीनों का रेशियो अगर पूछना है तो s1 रेशियो, s3 रेशियो, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1:3:5। अच्छा, कुछ और बातें जो मैं बताने वाला हूँ वो है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बेसिक चीज़ें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और ये फॉर्मूले आपको अपने टिप्स पे होने चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को स्पीडली सॉल्व कर पाओ और एक्यूरेसी उसमें अच्छी आए। ठीक है, चलो इनको अप्लाई करके देखेंगे हम आगे। पहले मैं इनकी बेसिक एप्लीकेशन के बारे में बात कर दूँ। हमारे पास कई बार एवरेज स्पीड के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो एवरेज स्पीड जो होती है उसे हम लेते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, कितने टाइम में की है, इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट अगर ये फॉर्मूला देखें एवरेज स्पीड का, v एवरेज अगर हम निकालें तो हमारे पास ये फॉर्मूला आता है। अगर टाइम 2 दे रखे हो इस तरीके से v1 t1 v2 t2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हो जाएगा t1 + t2। ये केस तब है
जब अपने पास वेलोसिटी स्पीड और टाइम दिया जाए तब हम ये क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं। सो अनदर सिचुएशन में हम ये देख सकते हैं कि भाई अगर हमारे पास डिस्टेंस हो, अगर हमारे पास सपोज दैट कुछ डिस्टेंस गिवन है और स्पीड है, स्पीड और जहाँ पे डिस्टेंस की बात की जाए, स्पीड और डिस्टेंस, तो ध्यान रखना ऐसी सिचुएशन में हमें टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले t1, पहले जो भी पार्ट में वो पूछा जाता है क्वेश्चन में कि किस तरीके के पार्ट में, पहले पार्ट में डिस्टेंस क्या दी गई है, दूसरे पार्ट में क्या है, स्पीड मान लो v1 है, तो टाइम कैलकुलेट करो। और उसके बाद इसी तरीके से अगर आपको दूसरे फेज में भी अगर ऐसे दे रखा है v2 और t2, इस तरीके से आप यहाँ से फाइनली सोल्व कर सकते हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि क्या सिचुएशन है। लेकिन दूसरा केस अगर हम देखें यहाँ पे, अगर टाइम को दोनों को इक्वल कर दें, t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t कर दें, तो फाइनली v एवरेज जो लिखा जाएगा वो हो जाएगा अपने पास v1 प्लस v2 बाई 2। हम डायरेक्ट एवरेज निकाल सकते हैं अगर हमें टाइम दे रखा हो और दोनों टाइम इक्वल दे रखे हो, तो इस सिचुएशन को हम ऐसे हैंडल कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे कि भाई किस तरीके से एक क्वेश्चन हम अप्लाई करें एवरेज स्पीड का, तो वो देख लेते हैं। तो एवरेज स्पीड का एक क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। सपोज दैट कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये ए से बी चल रहा है और वापस बी से ए आ रहा है। सपोज दैट कि ये डिस्टेंस आपको x गिवन है और अगर वो a से b चल रहा है तो वो बोल रहा है कि अगर v1 स्पीड से चल रहा है, जब वो वापस रिटर्न बैक होके आता है इस वाली सिचुएशन में, तो वो कह रहा है कि उस सिचुएशन में v2 स्पीड से आ रहा है। अब हमें क्या पता है, देखो यहाँ पे हमें डिस्टेंस पता है। जब हमें डिस्टेंस पता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जब डिस्टेंस और स्पीड गिवन हो तो हम टाइम निकालेंगे, ये बात अपने दिमाग में रखना। सो यहाँ से हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। पहले वाली जर्नी के केस में जब हम चल रहे हैं कहाँ से, ए से बी की तरफ चल रहे हैं, जब हम ए से बी की तरफ चल रहे हैं तो हमारे पास x, ये जो टाइम आ जाएगा x अपॉन स्पीड v1। और इधर से अगर हम बात करें कि भाई ये टाइम हमारे पास ये आ चुका है, उधर t2 अगर टाइम कैलकुलेट करें तो वो x बाई v2 होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो x ही चलना है उसको। फाइनली हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, v एवरेज अगर हम निकालें तो वो कितना होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, पहले गया इधर फिर इधर आया 2x और उसके बाद टाइम हमारे पास आ गया x बाई v1 प्लस x बाई v2। जब हम फर्दर इसको सॉल्व करके देखते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है 2v1 v1 प्लस v2। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये तब था जब आपने को डिस्टेंस गिवन हो और साथ में ही स्पीड गिवन हो। उस केस में हम टाइम कैलकुलेट करेंगे, टाइम कैलकुलेट करके वो यहाँ पे पुट कर देंगे। नाउ अनदर एक और पार्ट हम देखते हैं इसका। अब हम एक ऐसा इलिस्ट्रेशन लेंगे जिसमें हम एवरेज स्पीड और सारी चीज़ों को देखेंगे, जिसमें मोशन अंडर ग्रेविटी भी आ जाएगा। सारे एक अच्छा सा एग्जाम्पल हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, वो देखना आप। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल हम देखेंगे कि किस तरीके की सिचुएशन हमें गिवन है। सपोज दैट कि मान लो ऐसी कोई यहाँ पे कोई सिचुएशन आपको गिवन है कि मतलब किसी ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया है और वो इस तरीके से ग्राउंड से अपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया कुछ विद सम इनिशियल वेलोसिटी u से, और वो ऑब्जेक्ट जो है इस तरीके से आगे चलता है और सपोज दैट किसी टाइम किसी पॉइंट p1 पर वो यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट पहुँचा है ग्राउंड से वो t1 टाइम ले रहा है और फिर उसके बाद भी अपने मोशन को स्टार्ट कर रहा है। तो ये एक पॉइंट ले लेता हूँ जहाँ पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो t1 टाइम पे भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो नाउ ये ऊपर जाएगा फाइनली किसी पॉइंट पर जाके एक बार रुकेगा, रुकने के बाद ये वापस अपनी मोशन ग्रेविटी को मतलब ग्रेविटी के अकॉर्डिंग इसकी स्पीड फिर इंक्रीज हो जाएगी और ये वो टाइम है, ये यहाँ पर वो दूसरा पॉइंट p2 है, लेकिन इस बार टाइम t2 हो जाएगा क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा है। उसके बाद हमें ये कह रहा है कि सेम ही पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, सेम ही पॉइंट से अगर ये पास कर जाए ऑब्जेक्ट और फिर नीचे की तरफ गिरे, इस तरीके से नीचे आए, तो आपको कुछ सिचुएशन आपको यहाँ पे बतानी पड़ेंगी, कुछ वैल्यूज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। चलो हमें सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई आप ये बताएं कि भाई ये u की वैल्यू क्या होगी, दूसरा आप बताएं कि h की वैल्यू क्या होगी, तीसरा आप बताएं h मैक्सिमम कितना होगा, और फिर एच मैक्सिमम की अगर बात करें तो हम डायरेक्ट v फॉर्मूला यूज कर लेंगे यहाँ से। सो ये एच मैक्सिमम है अपना इस ऑब्जेक्ट के लिए। नाउ इस सिचुएशन के अंदर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से पास कर रहा है और फिर इसी पॉइंट से यहीं से पास करता हुआ नीचे आता है, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ है और यहाँ से पास करते हुए इसने t1 टाइम लिया, यहाँ पे t2 टाइम लिया।
उसके बाद हमसे ये भी पूछा गया है कि ये वाली डिस्टेंस सपोज दैट कि ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैं अगर मान लूँ, अज्यूम कर लूँ कि ये h डिस्टेंस है, तो इस वाली डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक मैंने h1 डिस्टेंस मान ली, तो मुझे यहाँ पे h1 भी कैलकुलेट करनी है। सारी इक्वेशन मैं लूँगा जितने भी इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। नाउ हम ये भी देखना चाहेंगे कि पॉइंट P1 पर जब ये ऑब्जेक्ट पहुंचा है, मतलब ये P2 पर ऑब्जेक्ट पहुंचा है, तो उस केस में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की एट टाइम, कौन से टाइम पे, T2 टाइम पे, और एवरेज वेलोसिटी भी पूछी जाए अगर, और बाकी और सारी चीज़ें अगर आपसे पूछी जाए तो वो भी हम देखेंगे कि इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ ये सिचुएशन है, ये बहुत अच्छा एक एग्जांपल हमने लिया है ताकि मतलब हम सारी चीज़ों को रिवाइज कर सके, जो हमने अब तक पढ़ा है उसको किस तरीके से अप्लाई कर सके। नाउ इस सिचुएशन को अब हैंडल करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भी किस तरीके से हम यहाँ पर जो है u निकाल सकते हैं। तो नाउ इस सिचुएशन में हम देखना चाहेंगे कि भी u कैसे निकाला जा सकता है। तो इनिशियली मैं देखो ये मोशन स्टडी करता हूँ यहाँ इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से मैं ये कोई पॉइंट ले लेता हूँ, P1 है, उसके बाद ये हाईएस्ट पॉइंट B है, उसके बाद वापस आएगा और इस तरीके से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे A से P1 की बात। तो यहाँ से हम बात करेंगे A to P1। A to P1 की स्टडी करते हैं, धीरे धीरे करते हैं ताकि समझ में आए चीज़ें। हमें पता है कि यहाँ ऊपर जाने तक ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। देखो वेक्टर का भी कई बार सहारा ले लिया जाता है, कई बार वेक्टर की शरण में भी जाना चाहिए। और इस तरीके से ये हाइट कितनी ट्रेवल कर रहा है, h हाइट यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, तो h इसकी हाइट है। हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ut1 नीचे से ऊपर थ्रो किया गया। आपको मालूम है कि जब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर थ्रो किया जाएगा तो उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g होगी। इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेंगे इसी पर बेस्ड। तो ut1 माइनस कितना आ जाएगा, हाफ gt1 स्क्वायर। ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन अगर हम देखें तो हम डिस्प्लेसमेंट चेक करेंगे। तो ध्यान दें, डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने बताया था कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, यानी जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होता है, उसे ही हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो नाउ जब ये P2 पॉइंट पर पहुंचेगा तो ये ऐसे मूव कर रहा है, बट डिस्टेंस तो ज़्यादा है, बट डिस्प्लेसमेंट लगा सकते हैं हम। यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से इस पॉइंट P2 तक का डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, ऐसे ऑब्जेक्ट जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और फिर यहाँ पे आ गया। अब इसका डिस्प्लेसमेंट अगर निकालेंगे तो हम इस इनिशियल पॉइंट और इस फाइनल पॉइंट की ही बात कर लेते हैं। तो ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, h होगा, और P1 में भी कितना था, h था। तो हम अब ऐसे इक्वेशन को अप्लाई, डिस्टेंस वाली इक्वेशन को अप्लाई करने से ज़्यादा बेटर है कि हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन अप्लाई करें, ताकि हमारे पास जो है ज़्यादा कैलकुलेशन हमें नहीं करनी पड़े और हम यहीं पे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ से h है, ये हाइट भी h है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या वैल्यू हमारे पास आती है। तो यहाँ से हम चलते हैं इस पॉइंट से और इस पॉइंट P2 की तरफ पहुँचते हैं। तो मुझे पता है कि ये प्लस h ही होगा, ये भी प्लस h ही होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्प्लेसमेंट जो है वो h ही होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ut2 माइनस नीचे से छोड़ा गया है हाफ gt2 स्क्वायर। दोनों केस में h इक्वल है तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वेट करने के बाद हमारे पास आया ut1 माइनस हाफ gt1 स्क्वायर इक्वल टू ut2 माइनस हाफ gt2 स्क्वायर। सो फाइनली थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा इक्वेशन को। हम जब सोल्व करते हैं तो देखो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ut1 माइनस हो जाएगा t2, और इसको उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसे लिखा जा सकता है हाफ, बस बेसिक कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, t2 स्क्वायर। अब हम देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो फाइनली मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, u की वैल्यू हमारे पास आ गई हाफ gt1 प्लस t2। ये हमारे पास u की वैल्यू आ चुकी है। यहाँ से u की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अगर हमें हाइट कैलकुलेट करना है तो इसी इक्वेशन के अंदर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तब हम हाइट कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या आएगा, u की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें पुट करो, हाफ gt1 प्लस t2 इंटू t1 माइनस हाफ gt1 स्क्वायर। इसे सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हाफ gt1 स्क्वायर प्लस हाफ t1 t2 हो जाएगा ये माइनस हाफ gt1 स्क्वायर। सो ये तो कैंसिल आउट हो चुका है यहाँ पे हाफ gt1 स्क्वायर। सो h की वैल्यू आ जाएगी हाफ gt1 t2।
ये हमारे पास h की वैल्यू आ चुकी है। तो हमने दो वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, एक तो हमने कैलकुलेट कर लिया है कि भाई यहाँ से u कितना है, h कितना है। अब हमारा तीसरा जो पार्ट है वो h मैक्सिमम कैलकुलेट करना है कि कितनी मैक्सिमम वो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाएगा। तो हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द, हाउ मच मैक्सिमम हाइट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट जब इसको ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया जाता है। तो ये सारी आपको एक साइड में लिख लें ताकि मतलब हमें इसको बार बार ना लिखना पड़े। हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नाउ इन दिस सिचुएशन हम अगर देखें तो इस सिचुएशन के अंदर हमें h मिल गया। तो फाइनली मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ कि h कितना होगा, h मैक्सिमम कितना होगा। तो मुझे पता है यहाँ से बॉल थ्रो की यहाँ पर अप टू मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी 0 हो जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ जो हमने पढ़ा है। हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा है कि जब फाइनल वेलोसिटी ये है तो हम यहाँ पे तीसरी इक्वेशन एक बार मैं यूज करके लिख देता हूँ। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh ऐसा लिख सकते हैं हम। h यहाँ पे मैक्सिमम हाइट है जो हमें कैलकुलेट करनी है। v की वैल्यू 0 है तो डायरेक्ट हम यहाँ से लिख सकते हैं कि √2gh मैक्सिमम। सो h इज इक्वल टू, मैंने बताया था कि फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे, चाहे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात की जाए चाहे तो अपवर्ड डायरेक्शन की बात की जाए। सो h इज इक्वल टू u की वैल्यू हमें पता है, u हमने यहाँ से सोल्व कर लिया। एंड फाइनली u का स्क्वायर करेंगे हम, हाफ इसका स्क्वायर करेंगे 1/2। मैं पूरी वैल्यू एक बार लिख देता हूँ, g(t1 + t2) का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर है। तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन को देखें ध्यान से, 2g सोल्व करके देखते हैं। सो ये 1/4 1/8 आ जाएगा यहाँ पे, और g नीचे बच जाएगा तो g, हाँ सॉरी ऊपर बचेगा g/8 हो जाएगा। और ये आंसर आ जाएगा t1 + t2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट h की वैल्यू आ चुकी है। ये h की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें ये h1 निकालना है। तो यहाँ h1 निकालना है, हमें ये हाइट निकालनी। तो हम ये हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो मेरा इस क्वेश्चन को कराने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि मैं आपको ये चाहता हूँ कि आप जो क्वेश्चन करें उसको अप्लाई कैसे करें ताकि किस तरीके से आपके नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो पाए। इसलिए हमने एक फॉर्मूला बनाने की एक लिस्टिंग बनाई थी ताकि हम ये चेकआउट करें कि किस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूले को अप्लाई किया जा सके। चलो अब हम बात करते हैं h1 हाइट की। तो अब हम h1 हाइट के लिए देखेंगे कि भी किस तरीके से हमने h1 हाइट निकालनी है। h1 हाइट निकालने के लिए हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हमारे लिए ये है। मान लेते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट P पे, ये पॉइंट P जो है, इस पॉइंट P पर यहाँ तो स्पीड u थी, यहाँ पे मैंने मान ली कि यहाँ इस पॉइंट P पर स्पीड vp है। vp मैंने मान ली क्योंकि ये पॉइंट P1 है तो मैं इसको P मान लेता हूँ, vp मान लेता हूँ। और मुझे पता है कि अब मैं जो स्टडी करूँगा या P1 से B1 की स्टडी करूँगा, तो इस बार जो स्टडी हो रही है वो P1 to B स्टडी करेंगे। जब हम P1 to B स्टडी करेंगे तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं? अब ये देखो, जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं ना, जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं वो उसकी इनिशियल स्पीड होगी। कहीं से भी अगर हमें कोई भी मोशन किसी भी पाथ में चल रहा है तो उस केस में जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे वो उसका इनिशियल पॉइंट होगा। तो ये इनिशियल पॉइंट है तो ये इसकी इनिशियल स्पीड होगी, ये इसकी फाइनल स्पीड होगी। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ तीसरी इक्वेशन। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है v स्क्वायर, और ये मैंने लिख दिया vp स्क्वायर, और ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इट विल बी -2gh1 हो जाएगा। v तो 0 हो गया तो vp स्क्वायर। देखो मैं ये क्या कर रहा हूँ कि डायरेक्ट आप अप्लाई भी कर सकते थे, यहाँ से मैक्सिमम हाइट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे, बट फिर भी हम इक्वेशन को यूज़ करके कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। v को तो 0 करना है क्योंकि v तो 0 है यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे। vp की वैल्यू निकालनी तो इट विल बी 2gh1। सो vp की वैल्यू यहाँ से सोल्व करने के बाद हमारे पास √2gh1 आ जाएगी। वैसे हमें यहाँ से h1 की वैल्यू निकालनी है, सो h1 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं vp स्क्वायर बाई 2g। अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये आ गई कि हमें ये vp की वैल्यू नहीं पता है। अगर हमें ये vp की वैल्यू पता चल जाए तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करके यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। तो अब हमें सबसे पहले निकालना होगा vp कितना होगा। तो ध्यान दें जो मैंने बताया था वो क्या था, आपने u की वैल्यू निकाली थी। तो u की वैल्यू आपके पास आई थी हाफ g(t1 + t2), ये आपके पास u की वैल्यू आई थी, शायद याद हो पिछले हमने सोल्व किया था तब ये u की वैल्यू हमारे पास आई थी। नाउ अब हम देखो यहाँ पे vp निकालना चाहते हैं तो मैं यहाँ से यहाँ तक की स्टडी कर लूँ, पहले यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की। तो मुझे पहले
पी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी, तो मुझे पता है u है, ये फाइनल स्पीड vp है, तो मैं इक्वेशन यूज कर सकता हूँ vp इज इक्वल टू u माइनस gt1। क्योंकि यहाँ टाइम t1 लगा है, यहाँ से यहाँ तक की इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने डायरेक्ट लगा दी है, तो vp की वैल्यू मुझे पास आ जाएगी, u की वैल्यू मेरे पास है हाफ gt1 प्लस t2 माइनस gt1। सो p की वैल्यू यहाँ से आ गई, कैलकुलेट किया हमने कितना आया, p की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से सॉल्व करने के बाद। सो हाफ, थोड़ा फर्दर सोल्व कर लेते हैं, gt1 प्लस ये आ जाएगा हाफ gt2 माइनस gt1, यहाँ से आ जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास p की आ गई है। देखो ये माइनस gt1 है, ये हाफ gt1 है, तो माइनस का बच जाएगा, यहाँ पे हाफ कॉमन आ जाएगा gt2 माइनस t1। ये हमारे पास p पॉइंट की वेलोसिटी है। अब अगर हमें मान लो इस इक्वेशन में हमें पूछा गया है ये, तो अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम ये vp की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे एंड फाइनली मेरे पास आंसर आ जाएगा। और वो क्या आंसर होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, vp का स्क्वायर करो, इस वैल्यू का स्क्वायर करो, तो स्क्वायर करके देख लेते हैं, 1/4 जी स्क्वायर, और ये हो जाएगा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वैल्यू में है 2g। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ चुका है, g से g ये कैंसिल आउट हो चुका है, तो h1 की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 1/8, और ये बच जाएगा g t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब हमारे पास और क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि भी एवरेज स्पीड बताओ, आप एवरेज स्पीड बताओ जब ये यहाँ से यहाँ ट्रेवल करता है। अब देखो ये काम मैं आपके लिए छोड़ूंगा, बस मैं आपको केवल फॉर्मूला बताऊंगा कि किस तरीके से आप वहाँ पे सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं, चलो हमसे जो पूछा गया है, नेक्स्ट जो पार्ट पूछा गया है वो क्या पार्ट है। यहाँ से अगर हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं और ये इस पॉइंट पर आती है बॉल, तब उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, फिर एवरेज वेलोसिटी भी निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं एवरेज स्पीड की बात करता हूँ। एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितनी हाइट उसने ट्रेवल की है यहाँ से, तो यहाँ तक एच की उसने एच टोटल डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, एच मैक्सिमम हम निकाल चुके हैं। तो मैं बताऊंगा कि टोटल डिस्टेंस ही, पहले तो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसके बाद में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये मुझे पता है, ये h1 के इक्वल है। सो फाइनली मैं लिख सकता हूँ h मैक्स, केवल हमें फॉर्मूले को देखना है, प्लस h1 डिवाइडेड बाई कितना टाइम लिया गया है यहाँ तक पहुँचने में। तो देखो यहाँ से ऐसे चला t1 टाइम ये, बट यहाँ से ऐसे चल के और ये टोटल टाइम लेगा t2, तो टोटल टाइम हमारा t2 है, ठीक है, ना कि t1 प्लस t2 है। ये बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में, मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमने t2 लिया है, ना कि मैंने यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2, ठीक है। तो यहाँ से पूरा टाइम t2 लगाया है, तो वो वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। हमारे पास वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है। एच मैक्सिमम हमने निकाल लिया था पहले वाले केस में, और h1 की हाइट भी हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। h1 की हाइट ये हमारे पास है, यहाँ से हम ये वैल्यू पुट करेंगे, एच मैक्सिमम पुट करेंगे, v एवरेज आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ऐसे हमें अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती तो क्या करते हैं, अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालते तो हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट चेक करते, कितना डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया। तो हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट कैसे चेक करते, भाई यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो h ही होगा ना, भाई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक अगर आ रहे हैं तो h होगा ना, h ही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो h टोटल डिस्प्लेसमेंट h। अच्छा टाइम कितना लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो इस बार टाइम जो है वो हमारे पास टाइम तो t2 लग रहा है। यहाँ से एवरेज हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। ये सारी वैल्यू आप पुट करके एक बार जरूर इसका आंसर सोल्व करें, ताकि आपके अंदर इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंस आए और मोर देन क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाओ। नाउ एक और अनदर प्रॉब्लम लेते हैं, इसी टाइप की एक प्रॉब्लम है, उसे भी कैसे डील करेंगे वो भी देखना चाहेंगे हम। इसको मैं मिटा रहा हूँ और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास सारी वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। नाउ ये तो एक तरीका था जिससे कि हम ये पता कर सकें मोशन अंडर ग्रेविटी की चीज़ों को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। ओके नाउ एक और सिचुएशन अगर हम ले, एक और हम एग्जाम्पल अगर ऐसा ले, ताकि उसे भी हम कैसे डील करें। देखो हमने एक बिल्डिंग बनाई, ये सपोज दैट एक बिल्डिंग है, ये ऐसी कोई बिल्डिंग है हमारे पास, ये कोई बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग पे तो कुछ पर्सन, ये एक पर्सन है यहाँ पे, इस तरीके से मैं बना दूँ, अगर एक पर्सन है और ये जो है ये कुछ बॉल को ऐसे ऊपर थ्रो कर रहा है, बॉल को ऊपर थ्रो कर रहा है, और ये जो बॉल है ये u स्पीड से इसने ऊपर थ्रो की। दूसरी सिचुएशन ऐसा लेते हैं कि ये पर्सन है
और ये पर्सन जो है उसने इस बॉल को इस बार नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में यू स्पीड से, सेम स्पीड से उसने नीचे की तरफ बॉल को थ्रो किया। नाउ तीसरी सिचुएशन अगर हम ले तो ऐसा है कि उस केस में सपोज दैट कि इस पर्सन ने बॉल को बस ड्रॉप किया है, बस ड्रॉप किया है, मतलब ड्रॉप करने का मतलब है ऐसे अगर ड्रॉप किया है तो यू यहाँ पे 0 है, यू आपका 0 है। एक बार बॉल को ऊपर थ्रो किया, बॉल को जब हम ऊपर थ्रो करते हैं तो बॉल ऐसे हाइट कुछ इस तरीके से जाती है और यहाँ से ये पॉइंट सबका ए ही है जहाँ से बॉल को थ्रो किया गया है, ए पॉइंट से, और ये हाइट यहाँ से दे रखी है एच, एच यहाँ से हमें हाइट दे रखी है, इस बिल्डिंग की हाइट हमें एच दे रखी है। ना ऐसी सिचुएशन में हमें कहा गया कि जब बॉल को ऐसे ऊपर थ्रो करके ऊपर की तरफ थ्रो करें, ऊपर की तरफ थ्रो करें, जब ये ग्राउंड पे पहुंच रही है तो ये टाइम ले रही है t1। ना इस सिचुएशन में जब बॉल को ऐसे ही थ्रो करें, हम नीचे की तरफ ऐसे थ्रो करें, ऐसे थ्रो करें उसी सेम स्पीड से, तब ये जो टाइम ले रही है वो ले रखा है टाइम, यहाँ पे टाइम बता रखा है t2 टाइम, t2 विद द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। ठीक है। नाउ तीसरा अगर सिचुएशन देखें तो उस केस में ये बोल रहा है कि जब बॉल को ड्रॉप कर दिया जाए, ऐसे ड्रॉप कर दिया जाए, तो उस केस में टाइम लग रहा है t। अब हमें रिलेशन बनाना है कि t और t1 t2 में क्या रिलेशन है, तो हमें टाइम का रिलेशन बताना है और वो भी t1 और t2 के केस में बनाना है। चलो ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं, हम कैसे सोल्व करेंगे वो सारी चीजें देखें। तीनों ही केस में एक बात इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम जो बॉल को थ्रो कर रहे हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं कि बॉल को हम नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, तो हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हम -g लेंगे, क्योंकि हम केवल वेक्टर लगाएंगे, इस बार वेक्टर के केस में लेंगे, तो वेक्टर हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, -g होगा, उसी को अप्लाई करते हैं। पहली सिचुएशन की बात करते हैं, जब बॉल को हमने ऊपर थ्रो किया तो u स्पीड से, तो अब देखो वेक्टर जब भी हम कभी अप्लाई करते हैं तो उस केस में हमें सारी चीजें वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा, ये बात अपने दिमाग में रखनी है आपको। तो ऊपर की तरफ बॉल को फेंका गया, ये नीचे की तरफ फेंका जा रहा है, इसका मतलब इसको नेगेटिव लेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जब बॉल को ऊपर फेंका गया तो u पॉजिटिव लेंगे, नीचे फेंका गया तो u नेगेटिव लेंगे। क्यों लेंगे u नेगेटिव? क्योंकि हम वेक्टोरियली जो है इक्वेशंस को अप्लाई करना चाहेंगे इस बार। तो हमने वेक्टोरियल इक्वेशन को ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ या प्लस हाफ a t स्क्वायर। सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। और यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये u स्पीड है और ये वेक्टोरियली हम इस इक्वेशन का यूज करने वाले हैं। सो s की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखो जब बॉल को मैं ऐसे ऊपर थ्रो करूंगा तो यहाँ ग्राउंड से इसकी हाइट क्या है, प्लस h होगी। तो ग्राउंड से हाइट, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस देखनी है भैया हमें। तो इनिशियल तो ये पॉइंट है और फाइनल ये पॉइंट है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए हम इसको -h लेंगे। सो ये हो गया -h इज इक्वल टू, u की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, u की वैल्यू पॉजिटिव, और टाइम लग रहा है t1, ओके जी, माइनस हाफ हमने लिखा g(t1) स्क्वायर, इसे में टाइम t1 लग रहा है। ये इक्वेशन मैंने अप्लाई कर दी है पहले वाले केस के लिए, केस फर्स्ट के लिए मैंने इक्वेशन अप्लाई की। मैं आपको इक्वेशन सिखा रहा हूँ किस तरीके से इक्वेशन को आप अप्लाई कर सकते हो। नाउ सेकंड अगर केस देखा जाए तो उस केस में कैसे करेंगे, बॉल को नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में छोड़ा गया है, यही इक्वेशन को अप्लाई करना है। ये -h तो होगा ही सही, प्लस ये -ut2 हो जाएगा, क्योंकि ये -u इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है, डाउनवर्ड नेगेटिव वाई डायरेक्शन में अगर ये मोशन है तो -u यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। माइनस हाफ कितना आ जाएगा, -हाफ g(t2) स्क्वायर। ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशंस को अगर मैं माइनस कर दूं और सपोज दैट मैंने इसको लिखा फर्स्ट माइनस सेकंड कर दिया, मैंने फर्स्ट माइनस सेकंड कर दिया दोनों इक्वेशन को, तो ये तो जीरो हो जाएगा। सॉरी, फर्स्ट माइनस सेकंड किया तो ये तो जीरो हो जाएगा, बट ये कितना हो जाएगा, ये ut1 प्लस t2 हो जाएगा। ठीक है, क्या किया मैंने, पहले वाले में से दूसरे वाली इक्वेशन को माइनस कर दिया, माइनस। अब देखो ये तो प्लस हो जाएगा, तो मैं प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख देता हूँ, हाफ जी, इसको लिखा जा सकता है t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, डायरेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं और ये वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगी। सो फाइनली इसको सोल्व करना है हमें, तो ut1 प्लस t2 इज इक्वल टू माइनस हाफ जी, और ये आ जाएगा t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1। ओके, कुछ नहीं किया हमने, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया है और यहाँ t1 प्लस t2 यहाँ से कैंसिल आउट हो चुका है।
सो यू की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होके आ चुकी है -12 जी, ये आ गई T2 माइनस T1, ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। सो यू की वैल्यू यहाँ से हम सॉल्व करें, सो हाफ जी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, T1 माइनस T2 ऐसा लिखा जा सकता है, माइनस को इधर ले लिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दी, ये मेरे पास u की वैल्यू आ चुकी है। नाउ इस u की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में हम जब इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, -h इज इक्वल टू यू की वैल्यू है हाफ जी T1 माइनस T2, और ये हो जाएगा -12 जी T1 स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई भी करना है, सॉरी यहाँ पे हमने T1 से मल्टीप्लाई करना है, -12 जी T1 स्क्वायर। सोल्व करें इसको, -h इज इक्वल टू हाफ जी T1 स्क्वायर -12 जी T1 T2 -12 जी T1 स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो चुका है यहाँ से, और माइनस माइनस ये -h, ये माइनस इससे माइनस कैंसिल हो गया, h की वैल्यू आ जाएगी हाफ जी T1 T2, ये हमारे पास h की वैल्यू आ चुकी है। अब हमारे पास तीसरी इक्वेशन हम कैसे यूज करेंगे, हमने दो केसेस की बात की, अब तीसरी इक्वेशन को भी यूज कर सकते हैं हम। सो यहाँ से भी वही इक्वेशन ऐसे ही यूज की जाए, बॉल को ऐसे छोड़ा है, u0 है यहाँ पे, तो केस थर्ड की बात करें हम, केस थर्ड की, तो u0 है हमारा, थोड़ा मैं इसे इधर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। केस थर्ड की बात करेंगे हम, केस थर्ड u इक्वल टू 0, और ये हाइट जो है यहाँ से h हाइट है वही नेगेटिव लेना पड़ेगा, -h, और ये आ जाएगा -12, क्योंकि मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया ut प्लस हाफ एड स्क्वायर करता, u को मैंने यहाँ पे 0 रख दिया, और मेरे पास इक्वेशन में -12 जी, टाइम कितना लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक बॉल को छोड़ा गया तो टाइम t स्क्वायर, t लगेगा, तो t स्क्वायर हमने ले लिया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हाफ ये आ जाएगा जी टी स्क्वायर। सो h की वैल्यू हम निकाल चुके हैं वहाँ पे, तो मेरे पास रिलेशन आ जाएगा हाफ जी T1 T2 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। सो हाफ जी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, सो टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से मैं थोड़ा फर्दर सोल्व करूँ, उसको देखना, थोड़ा सोल्व करते हैं, और सोल्व करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से सोल्व करते हैं हम, क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है T1 T2, तो अब हमारा आंसर आ चुका है, और ये आ गया √T1 T2। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हम कैसे अप्लाई करें, किस तरीके की सिचुएशन दे रखी हो, आज हमने केवल मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड पार्ट पढ़ा है। उसके बाद हम रिलेटिव मोशन का टॉपिक लेंगे। रिलेटिव मोशन में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम डील करेंगे यहाँ पे। तो मेरा मकसद सिर्फ आपको इतना ही है कि कैसे हम किसी भी न्यूमेरिकल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करें, और अप्लाई करके बहुत कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में हम बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल को डील कर पाएँ और बहुत इजीली आंसर को कैलकुलेट कर पाएँ। ये हमारा आज का टॉपिक था, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो रिलेटिव मोशन पे होगा, वो जल्द ही आपको वीडियो मिलने वाला है। और उसके लिए आप जो है पूरी तैयारी से इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपको कंटेंट कहीं से मिलता है, और मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड कुछ भी न्यूमेरिकल आपको सोल्व करने हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई करके आसानी से इनको सोल्व कर सकते हैं। आप इनको देखें कैसे लगाते हैं, यूज़ कैसे होगा, हम डायरेक्ट इनको यूज़ कर करके देखेंगे, तब जाके हमारे पास अच्छी स्किल्स बन पाएगी। यही हमारा टॉपिक था। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।